जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हो तो वहां पे मतलब बहुत सारी चीजें रिक्रूटर आपके अंदर देखता है। कई बार मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नॉलेज नॉलेज ये सीखो वो सीखो, यस नॉलेज मैटर्स, बट उस चीज से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि आप उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हो, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपका चीजों को रखने का तरीका। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अगर सीए फाइनल जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है तो वो लोग हार मान के छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जॉब में उनको दिक्कत आएगी। इवन कैंपस प्लेसमेंट भी आई थिंक कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको इस तरीके कैंपस प्लेसमेंट मिल पाती है। हमारे साथ में मिस्टर अंकुर हैं जिनके 7 अटेम्प्ट लगे थे सीए फाइनल में एंड इनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और काफी अच्छा खासा पैकेज, द पैकेज इज अराउंड 7 लाख प्लस का इनका पैकेज लगा था। इनसे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगे। तो अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए में। थैंक्स रविंद्र यार, थैंक्स फॉर inviting me on your channel. It's my pleasure to be part of your channel. थैंक यू सो मच, यू आर सो हम्बल फॉर दिस। तो सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी जो जर्नी थी वो किस तरीके से थी। और जैसे कि आपने बताया था मुझे कि सीए फाइनल में आपके 7 अटेम्प्ट लगे, तो इससे पहले मैं जानना चाहूंगा Correct. कि जैसे सीए आईपीसीसी आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर करा था सीए आईपीसीसी? ब्रदर, मेरा जो सीए आईपीसीसी था वो मैंने कंप्लीट 2 अटेम्प्ट में कंप्लीट किया था। ठीक है। और मैं यही बोलूंगा कि मेरी किस्मत थी, ठीक है, कि आपके जो सितारे हैं वो कि आपका आईपीसीसी था वो एक बार में निकल गया। मैं ट्रूली इस चीज को कहूंगा, क्योंकि आईपीसीसी के अंदर भी जो मैं अप्रोच फॉलो कर रहा था पढ़ने की, ठीक है, वो एक सही अप्रोच नहीं है सीए फाइनल को क्लियर करने की। ठीक है। तो किस्मत ही कहूंगा जिसकी वजह से मेरा जो आईपीसीसी का एग्जाम था वो क्लियर हो गया था। ठीक है। मैंने कन्वर्जन कराया था न्यू कोर्स के अंदर, तो कंप्लीटली मेरा आईपीसीसी नहीं रहा है। मैं पहले पीसीसी कोर्स के अंदर था और उसके बाद मैंने आईपीसीसी में कन्वर्ट करवाया था। तो जो फर्स्ट ग्रुप था मेरा वो पीसीसी से क्लियर आउट हुआ है और जो सेकंड ग्रुप था वो आईपीसीसी से क्लियर आउट हुआ है। ठीक है। बट हाँ, ये है कि दोनों ही मैंने मतलब एक एक बार में क्लियर कर लिया। और जो मेरे मार्क्स थे मतलब इट वाज लाइक ऑन द मार्जिन। ठीक है। इतना कुछ अच्छा खासा स्कोर नहीं था। फर्स्ट ग्रुप मैंने एग्जैक्ट 200 पे ही क्लियर किया था अपना पीसीसी का। और जो मेरा सेकंड ग्रुप था उसमें भी एग्जैक्टली आई डोंट नो कितने नंबर थे, हाँ 157 मैंने मार्क्स स्कोर किए थे। प्रेजेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी आईपीसीसी ग्रुप सेकंड के अंदर 4 पेपर होते हैं, मतलब मेरे टाइम पे 3 हुआ करते थे। ठीक है। तो 150, हाँ सॉरी, हाँ 157 पे मैंने किया था तक में, तो ऐसे रहा था। ओके। तो वैसे थोड़ा सा मुझे अप्रोच के बारे में बताएंगे कि क्या आपकी आईपीसीसी में अप्रोच थी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि फर्स्ट आपका अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया, बट आप बता रहे हैं कि अप्रोच कहीं ना कहीं गलत थी, तो कुछ अप्रोच के बारे में आप मुझे बताइए। देखो, अप्रोच के बारे में बंदा वो कमेंट कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में फेल हो रहा हो, जिसने अपनी अप्रोच को चेंज किया और उसके बाद में उसे पता लगा कि हाँ, इस तरह से काम करने के बाद में अपना जो रिजल्ट आता है वो सही आता है, अपना रिजल्ट एग्जामिशन पे पहुंच रहा है, अपन जो एग्जाम के अंदर लिख के आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमें मार्क्स भी अलॉट हो रहे हैं। होता क्या है, जैसे मैंने और भी कोर्सेज करे हैं उसके अंदर जब मैं पेपर देके आता था तो पेपर देके आने के बाद में मुझे आइडिया रहता था कि यार मतलब 100 नंबर का पेपर है ना मेरा, जिस हिसाब का पेपर गया है तो मैं 70 और 80 के बीच में अपना आराम से स्कोर कर लूंगा। और मेरा जो एस्टिमेशन था हमेशा वैसा ही रहता था, मेरा जो स्कोर था 70 और 80 के बीच में ही आता था, स्कूल टाइम से चल रहा था। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर क्या हुआ, जब मैं पीसीसी आईपीसीसी के लेवल पे पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा, मैंने कि अकाउंटेंसी का पेपर मेरा बहुत गजब गया, जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर था। और उसमें मैं अपने मार्क्स देख रहा हूँ तो मार्क्स मेरे कितने आ रहे हैं, 52-53। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70 से 80 के बीच में। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा हूँ। ठीक है। और लैकिंग क्या है, उसको कैसे ओवरकम करना है, किस चीज को स्पॉट करना है, उसके बारे में हम डिस्कशन तो खैर बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। बट अप्रोच का जो मुझे आइडिया लगा आईपीसीसी और पीसीसी क्लियर करने के बाद जब मैं फाइनल में पहुंचा हूं, मैंने जो मटेरियल पढ़ा था इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं पढ़ा था। ये जो
प्राइवेट ऑथर्स वगैरह होते हैं और जो मार्केट के अंदर क्लासेस वगैरह रन करते हैं, इनकी जो बुक्स होती है। हाँ, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने आईपीसीसी और पीसीसी लेवल में क्लासेस नहीं ली थी सीए फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। मैंने मेरा फाउंडेशन के अंदर ही मेरे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, उस टाइम पे भी मैंने कोई क्लास नहीं ली थी। तो फाइनल में मैंने क्लास ली थी, जब मैंने क्लास ली उसके बाद मुझे 7 अटेम्प्ट लगी उससे पहले एक बार में क्लियर कर रहा था, चाहे जो भी। तो प्राइवेट ऑथर्स की मैंने बुक पढ़ी थी। पेपर्स मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत अच्छे गए थे मेरे हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं, ठीक है। बट जो मार्क्स थे वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं थे, वो मार्क्स बहुत ही लोअर एंड पे थे। बट हाँ, इतने जरूर थे, जब आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे पेपर करे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट पास तो कर ही देगा, ठीक है। बट नॉर्मली मतलब वैसा हर एक कोई बंदा नहीं कर पाता है, उस टाइम पे मेरे साथ हो गया था। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मत थी, जिसकी वजह से मेरे वो पेपर निकल गए। अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अपने पेपर्स के अंदर नहीं देता तो मैं अपना आईपीसीसी और पीसीसी के एग्जाम्स को एक बार में क्लियर नहीं कर सकता था, ठीक है। अच्छा, जो हमारे ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो कुछ आप टिप देना चाहेंगे आईपीसीसी के जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो अभी तो? ओके, मेरी जो टिप होगी रविंद्र, वो फाइनल के लिए जो टिप है, क्योंकि अगर अप्रोच के बारे में डिस्कशन हो तो प्रॉपर डिस्कशन हो इस बारे में, फिर तो मुझे अप्रोच ही बतानी पड़ेगी रविंद्र पूरी की, क्या अप्रोच इंसान की रहनी चाहिए, एक स्टूडेंट की रहनी चाहिए। एक मेन पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ कि एक छोटी सी अप्रोच जो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, सीए हो या कोई भी एग्जाम हो, उसको पास करने के लिए एक छोटी सी कोई एक ऐसी अप्रोच जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको बताऊंगा वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बता पाऊंगा रविंद्र, क्योंकि हर एक एग्जाम की ना एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मैंने एमबीए, सीएफए, बीकॉम ऑनर्स भी किया हुआ है। तीनों के अंदर जो अप्रोच लगती है वो डिफरेंट लगती है, ठीक है। अप्रोच से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जो आपकी जो गाइडिंग अप्रोच है, मेन अप्रोच है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में है या फिर उसको फॉलो करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे अप्रोच आपको वो देनी चाहिए, व्यूअर्स को वो अप्रोच देनी चाहिए, ताकि उस अप्रोच को लगा के उन्हें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोग्राम के अंदर फायदा हो, करेक्ट। अब मैं अप्रोच के ऊपर आता हूँ। सेम अप्रोच आपकी फाइनल के अंदर भी लगनी है और आईपीसीसी के अंदर भी लगनी है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं एक लाइन में कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं रविंद्र आपको क्लियरली बताऊं तो इसमें 3-4 पॉइंटर्स हैं, मुझे वो 3-4 पॉइंटर्स बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो चीजें हैं यहाँ पे जो देखनी है। पहली बात यह है कि आपको जो मटेरियल फॉलो करना है वो आईसीएआई का ही करना है, आपको किसी भी प्राइवेट ऑथर का मटेरियल फॉलो नहीं करना है। अब ऐसा क्यों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ऐसा क्यों करना है हमें। देखिए, ये थोड़ी सी हार्श रियलिटी है, बट रियलिटी है, ट्रूथ है। ट्रूथ ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पेपर चेक होता है ना, जो पेपर चेकर होता है, उसके पास जो आंसर की होती है, वो जो आंसर की होती है वो आपके स्टडी मटेरियल के बेसिस पे ही डिजाइंड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अगर क्वेश्चन है उसके बारे में, अगर 5 पॉइंटर्स इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर लिखे हुए हैं और आपने प्राइवेट ऑथर से क्लासेस ली हैं और उसने उसमें 15 पॉइंटर आपको बता दिए जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के 5 पॉइंटर भी कवर हैं, बट दैट इज सेइंग टू यू कि सर बच्चों आप ये 15 पॉइंटर्स में से कोई भी 5-6 पॉइंट लिख देना और आपको मतलब मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, गलत बात है, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा रिजिड है, अगर वो 5 पॉइंटर जो उनके मटेरियल के अंदर दिए हुए हैं आपके आंसर के अंदर उसको आंसर नहीं आते हैं, तो वो आपको 0 दे देगा काट के, वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा चलता है सीए एग्जाम के अंदर, ठीक है। आई एग्री। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल को बहुत ही बेहतरीन बना दिया है। मतलब मेरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी रही है वो 12 साल की रही है, ठीक है, फ्रेंकली सेइंग। वो एक अलग बात है कि इस कोर्स के दौरान मैंने 3-4 साल का गैप भी लिया है बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी कोर्सेज करने थे। मैंने इस कोर्स के दौरान ही एमबीए सीएफए करा है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया डिजाइन दिया है, और अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मतलब अच्छा स्टडी मटेरियल तो मिलता ही है, उसके साथ में उन्होंने मतलब कुछ उसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मतलब बनाने, क्विक रिवीजन नोट्स वगैरह भी देने शुरू कर दिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ऐसा गुड थिंग यार, ठीक है। तो मेरा कहने
हमें बेसिकली ये है कि आप इंस्टीट्यूट का अगर मटेरियल उठाओगे, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, आप रेफरेंस बुक की हेल्प लीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए और उस लैंग्वेज में रहिए, उस कोर्स को पढ़िए। क्योंकि जिस तालाब के अंदर आपको रहना है, जिस चीज के अंदर जो आपको स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है, आप जब उसको पढ़ेंगे ना, तो आप जब लिखेंगे तो एक्चुअली वही लैंग्वेज निकल के आएगी जो उनके स्टडी मटेरियल के अंदर आपको नजर आती है। अगर प्राइवेट ऑथर वाली आप लैंग्वेज, जो कीवर्ड्स की बात करते हैं ना, स्टूडेंट्स के कीवर्ड्स आने चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि जो कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, वो कीवर्ड्स आपको वही लिखने हैं जो इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर नजर आते हैं। किसी उस बुक के अंदर रहोगे, उससे जूझोगे, लड़ोगे, समझोगे, अपने नोट्स उसके अंदर लिखोगे, तो मटेरियल वो ही प्रेजेंट करोगे अपनी आंसर शीट के अंदर। और वो जो आंसर शीट में आपको मटेरियल मिलेगा ना, जो पेपर चेक करने वाले को वो जो मटेरियल है आपका, वो जो आंसर की है, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से उससे वर्ड मिलते हुए नजर आएंगे, तो वो आपको मार्क्स देना शुरू करेगा। प्राइवेट ऑथर के बेसिस पे सही लिखते रहो, इंस्टीट्यूट के अंदर मार्क्स नहीं मिलते। मैच नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं जाकर के, तो फिर वहां से दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज को मैं रविंद्र समराइज करता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको जो मटेरियल उठाना है वो इंस्टीट्यूट का उठाना है, ठीक है। तो ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो बोलूंगा कि आपको ना अपनी लिमिट बांधनी है, ठीक है। लिमिट बांधने से मतलब क्या है? बच्चे क्या करते हैं, फास्ट ईयर पेपर्स भी कर ले, प्रैक्टिस मैनुअल भी कर ले, आरटीपीज भी कर ले, स्टडी मटेरियल भी पढ़ ले, ठीक है। माय ओनली पॉइंट इज, अगर आप ये सारी चीज अपने एग्जाम में कवर नहीं कर पा रहे हैं ना, जब आपको वो एग्जाम में एक एक दिन की आपके ऊपर आपको छुट्टियां दी जाती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो भाई साहब अब जो मर्जी करो, उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। या तो अगर आपके अंदर इतना माइट है, इतनी पोटेंशियल है कि उस सारी चीज को आप एग्जाम टाइम में कवर कर पा रहे हो, तो आप इतना सब करो। अदरवाइज आप उस चीज को इतना मत करो, आपको अपनी लिमिट बांधनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब लास्ट वन डे एग्जाम तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली, मतलब रविंद्र ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब की होनी चाहिए कि उस एक दिन के अंदर वो सारी चीज आपको कवर करनी है। अब कवर करने का मतलब ये नहीं सारे सारे क्वेश्चन और सारे प्रैक्टिस मैनुअल में खोल खोल के देख रहा हूँ। आपका रिविजन इतना खतरनाक होता है कि आप ना, जैसे मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगा जब मैं पॉइंटर्स बताऊंगा, ठीक है। कि आपने लिख रखा है मुझे इस पेज पे जाके, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज में जैसे बनाया करता था कि इस पेज पे जाके मुझे एक क्वेश्चन देखना है, तो पूरी बुक के अंदर 10-20 क्वेश्चन मुझे देखने होते थे। बाकी क्वेश्चंस का तो रट्टा है, मुझे रट्टा लगा रखा है मैंने। तो आपको सारा कवर करना है, बट सेलेक्टिव वे में करना है, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास ये हो कि हाँ भैया अब हमारी पूरी अच्छे खासी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, और अब मैं एग्जाम को देने के लिए तैयार हूँ। जब आपका ये लेवल आएगा ना, तब आप समझना कि इस बार आप पास होने जा रहे हैं, फेल होने नहीं जा रहे। तो आपको अपनी लिमिट बांधनी होगी, ठीक है। और आरटीपीज और प्रैक्टिस मैनुअल्स जो भी आपको करने हैं सारे, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको देखना है इसमें रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन, अपने मटेरियल को समराइज करिए, ठीक है। और बेसिकली मैं इस पॉइंट को अब समराइज ही कर देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ये बहुत लंबा जो डिस्कशन चला जाएगा इस चीज के ऊपर। तो सेकंड जो मैंने आपको बताई है वो ये बताई है कि आपको अपनी लिमिट बांधनी है कि आपको कितना कवर करना है, ठीक है। और उसके अंदर मेक श्योर आप का स्टडी मटेरियल जरूर कवर करिएगा, ठीक है। नए कोर्स के अंदर अभी मैंने मई 2019 में अपना फाइनल दिया था, उस टाइम में प्रैक्टिस मैनुअल नए कोर्स के लिए लॉन्च नहीं हुए थे, ठीक। मुझे इतना पता था इंस्टीट्यूट के पास क्या है, इसमें से पूछेगा। जो इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे बच्चों को दिखा रहा है स्टडी मटेरियल, करेक्ट। स्टडी मटेरियल में क्या था, स्टडी मटेरियल जो मेन बुक थी उस सब्जेक्ट के लेके वो थी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रैक्टिस मैनुअल तो थे ही नहीं, क्योंकि बोला था स्टडी मटेरियल के अंदर ही प्रैक्टिस मैनुअल हमने डाल दिया। आपने जो मर्जी कराओ, मेरे पास स्टडी मटेरियल अपीयर हो रहा था आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे मेरे पास क्या थे, आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स थे, ठीक है। बस खत्म, यही था मेरे पास, आपका स्टडी मटेरियल, आपके मॉडल टेस्ट पेपर। एज अ स्टूडेंट मुझे आपने यही दिया है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात ना करूं तो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास इतना ही था। तो जब मेरे पास इतना ही है तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं कहीं नहीं घुसूंगा। सर नए स्टूडेंट, नए कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए आपको इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को मॉडल टेस्ट पेपर दिया है और स्टडी मटेरियल दिया है। मेरे पास इतना है, मैंने उतना पढ़ा और मैंने बहुत बढ़िया नंबर स्कोर करे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पीछे जाना है, और तो बेसिकली लिमिट की मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो दे रहा है उतना। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 7 अटेम्प्ट ये फाइनल में लगे थे,
मैं एक्चुअली इस बात को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट बात है ना, काफी मोटिवेटिंग है। 7 अटेम्प्ट के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते भी नहीं कि मेरा कभी कैंपस प्लेसमेंट होगा, बट आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और वो भी 7+ के पैकेज का। तो उसकी स्टोरी थोड़ी सी मुझे जाननी है कि वो जो एक्सपीरियंस था कैसा था, थोड़ा सा मुझे आप उसके बारे में बताइए। रविंद्र, मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ और व्यूअर्स के साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो सीए की जर्नी रही है वो 12 साल की रही है। सबसे मतलब खास बात इस चीज के अंदर जानने वाली ये है कि कैंपस प्लेसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जिनकी कैंपस प्लेसमेंट के अंदर और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, ठीक है। मैंने अपनी जो ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी 2015 के अंदर कंप्लीट हो गया था मेरा इवन ये, ठीक है। तो 2015 में मैंने अपनी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया और 2019 मई के अंदर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। इस बीच में मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। मतलब ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो है कि जो स्टूडेंट है वो कहीं पे जाके काम भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है घर पे, ठीक है जी। और मैंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया था। मैं फॉरेन कंट्रीज से कुछ गैजेट्स वगैरह इंपोर्ट करता था, उनको ऑनलाइन बेचता था, ठीक है। तो कुल मिला के तो अगर सीए पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बंदा जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है वो सीए फाइनल के एग्जाम्स के अंदर फेल हो रहा है और बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन गैजेट्स बेच रहा है, ठीक है। तो ये मेरी सिचुएशन थी। मई 2019 के अंदर मैंने क्वालिफाई करा था, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि मैंने और भी कोर्सेज करे हुए हैं, मैंने एमबीए सीएफए भी ऑनर्स किया, और मेरा जो रिजल्ट रहा है इन कोर्सेज के अंदर बड़ा ब्राइट रहा है। फर्स्ट डिवीजन से रहा हूँ मैं शुरू से ही, ठीक है। मैं स्कूल में भी सीए के अंदर फाइनल के अंदर मुझे बड़ी परेशानी हुई है, मुझे बड़ी मतलब दिक्कतों से गुजरना पड़ा। कैंपस पे आते हैं अभी, ठीक है। कैंपस का रविंद्र ये हाल था कि कैंपस मेरा कल था और एक दिन पहले मैं अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। उस रेज्यूमे को और रेज्यूमे ही बिल्कुल बाउंड्री पे था जी। बाउंड्री पे कहने का मतलब ये फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन की क्लासेस मैं उस दौरान कर रहा था वॉल स्ट्रीट स्कूल से, क्योंकि बच्चों का जो ओपिनियन होता है और जो पीयर प्रेशर होता है आता नहीं है मेरे ऊपर, बट ऑब्वियसली वो चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड थी कि अंकुर, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपना सीए फाइनल 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हो, आप मल्टीपल अटेम्प्ट सीए हो, तो आपको जॉब और कैंपस मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अपना एक बैक प्लान बनाया, मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन कर रहा था, और वहाँ पे ये था उनका वो मतलब प्लेसमेंट वगैरह अरेंज करता हूँ उनके कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में, तो वहाँ पे मैं अपनी क्लासेस के लिए जाया करता था। तो उस दौरान ही ये सीए कैंपस का फॉर्म निकला था, तो मैंने इसको भरा, और मतलब आई वॉज लाइक के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा नाम आना चाहिए शॉर्टलिस्ट में, क्योंकि यार इतने सारे बच्चे हैं जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। और मैं बेशक से मल्टीपल अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट आई एम मोर क्वालिफाइड देन देम। इतनी डिग्रीज नहीं होती किसी के पास में, कुछ तो देखेगा इंटरव्यूअर, ठीक है। बट मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंस्टीट्यूट का जो डेटाबेस होता है, जो शॉर्ट लिस्टिंग का डेटाबेस होता है, ये बैड न्यूज है व्यूअर्स के लिए, ठीक है। वो कुछ इस तरह का होता है कि वहां पे आपकी दूसरी डिग्रीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। जो प्लेटफॉर्म है प्लेसमेंट का जिसके ऊपर स्टूडेंट्स अपनी डिटेल्स डालते हैं, जो फर्दर शेयर किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कंपनीज होती हैं उनको, उसके अंदर माइट भी ऐसा है कि वो फिल्टर्ड डेटा जाता है, और आपकी दूसरी डिग्रीज और दूसरी क्वालिफिकेशन जो आप उसके अंदर लिख रहे हो वो शायद कंपनी के पास नहीं जाती है। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ऐसा है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मतलब यार कम से कम अंकुर 3-4 कंपनीज तो अपने को शॉर्टलिस्ट करनी वाली है, इतने गए गुजरे नहीं है, ठीक है। तो मेरा शॉर्टलिस्ट सिर्फ एक ही कंपनी ने करा था, जेनपैक ने किया था, ठीक है। और ऑब्वियसली मतलब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया, वहां पे उनके बहुत सारे राउंड्स थे। जेनपैक ने तकरीबन 70 से 80 कैंडिडेट्स को वहां पे लेके गया था, और जब मैंने देखा वहां पे, मैंने कहा यार यहाँ पे 400 450, मैं कम ही बोल रहा हूँ, 500 के करीब वहां पे कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू होना था, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाय 500, आपको पता लग जाएगा कि रेशो कितना खतरनाक है, ठीक है। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि 500 डिवाइडेड बाय 70, आपको ये पता लग जाएगा कि एक कैंडिडेट कितने कैंडिडेट में से सेलेक्ट हुआ है। 7 कैंडिडेट अराउंड, हाँ 7 पॉइंट समथिंग निकल के आता है, तो 7 कैंडिडेट में से
एक बनना पड़ेगा, उसके बाद आपका नाम आएगा। और यहाँ पे तो मल्टी अटेम्प्ट सीए आपके जितने पता नहीं कितने कम होंगे। आप बड़े मतलब नीचे हो जी। जमीन में अभी। बट मैं एक चीज इसके अंदर यहाँ पे बोलना चाहूंगा रविंद्र, वो ये है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हो तो वहां के अंदर वहां पे मतलब बहुत सारी चीजें रिक्रूटर आपके अंदर देखता है। कई बार मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नॉलेज नॉलेज ये सीखो वो सीखो, यस नॉलेज मैटर्स, बट उस चीज से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि आप उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हो। आपकी वॉइस क्वालिटी, आपका चीजों को रखने का तरीका, आपका आपका जो वार्डरोब है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, एंड किस तरह से आप पूछते हो, किस तरह से मतलब आपकी मैनर्स हैं। और मतलब ये सारी जो चीजें होती हैं मतलब बेसिकली इनको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। ठीक है, तो जी। आपके सॉफ्ट स्किल्स बड़े मैटर करते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना आपके पास नॉलेज नॉलेज और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले थे मेरे को जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, बट वो सेलेक्ट नहीं हुए थे कैंपस के अंदर। और मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, आपको मतलब हैरानी होगी ये जान के कि इवन आफ्टर मल्टी अटेम्प्ट सीए मेरे को, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जनपैक की पूरी एचआर की टीम होती है जो रेज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करती है। तो रविंद्र हुआ क्या था कि वहां पे जो फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स का बैच सेलेक्ट किया था एचआर टीम ने, ठीक है, इंटरव्यू के, उसके अंदर मेरा भी नाम था। और मुझे ओके। बुलाया गया, सेकेंड राउंड के अंदर मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। एंड मतलब जो जो मेरी इंटरव्यूअर थी, ठीक है, और आप कमाल की बात यह है कि आज जब मैं जनपैक में काम करता हूँ तो मेरी फ्लोर पे हमारे साथ ही काम करती हैं वो। ओ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो शी वॉज स्माइलिंग, मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी जब मैं उनको आंसर दे रहा था। और मतलब जो भी उनके पास जा रहा था उन्होंने किसी को सेलेक्ट नहीं करा था। तो हर एक इंटरव्यूअर की जो टर्म्स होती हैं किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। आपको इंटरव्यू के दौरान ये भी जानना है कि वो बंदा किस तरह से ड्रेस्ड अप है, वो किस तरह से बोलता है। मतलब आपको ना उसकी लाइन पकड़नी है। मतलब शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि सामने वाले इंसान को जो पसंद आ रहा है आपको वही बातें उससे करनी है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ना पिकी बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से पिकी बन पाएंगे तो ही आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो कैंपस के अंदर सेलेक्ट होने के। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जेनपैक का जो प्रोसेस था वो ये था कि सबसे पहले ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में आपका वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, एंड कमाल की बात है, मैं वैसे काफी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, बट ग्रुप जी। डिस्कशन का जो टॉपिक था मैंने सुना भी नहीं था, कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में। ठीक, जो टॉपिक कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि भाई जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके अंदर मतलब मास रिमूवल की टेक्निक होती है कि हमें मतलब भीड़ में से चुने हुए जो अपने नगीने उनको निकालना है। करेक्ट। जी। तो हुआ क्या था कि भाई मैं एक छोटी सी मेरी टेक्निक है जो मैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान हमेशा फॉलो करता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में आप बीच में बैठिए, आप राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट में मत बैठिए। ठीक है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, और शॉर्टलिस्ट करके उनको जॉब देनी होती है, तो वहां पे प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। वहां पे वो एक टॉपिक देंगे हर एक बंदे को, या राइट या लेफ्ट से वो स्टार्ट कर देंगे, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, इस तरह से वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको टॉपिक नहीं पता और आप बीच में बैठे हुए हो, तो कभी कभी क्या होता है, हमें चीज पता होती है, ठीक है, बट हमें लोगों के दो चार बंदों के ओपिनियन जानने होता है। हमारा दिमाग में जाता है अच्छा उस बारे में बात हो रही है, इसको ये भी कहते थोड़े। हैं। पर क्या होता है, आप आपको उनसे पॉइंटर मिलते हैं, उन पॉइंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर कुछ एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बोलने का हो जाए, अगर कुछ भी हो ना तो समराइज कर दो, पूरा पूरा समराइज कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, जब मैंने उनको सुना मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि टॉपिक है क्या, बट उनके पॉइंटर जब मैंने जोड़े ना, उनसे तीन चार उनके और मैंने पॉइंटर्स जोड़े और उनके पॉइंट्स को और बढ़िया इंप्रूव कर दिया। ठीक है, और उनको कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने कनेक्ट करा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कोलैबोरेशन वगैरह की बात चल रही थी। और जब चीजों को सॉलिडेट किया जाता उसकी बात कर रही थी, तो मैंने उसको टीम वर्क से भी कनेक्ट किया था। ठीक है, ओके। सो आपको जो कुछ भी बोलना है वो एक इस तरह से बोलना है। मैंने अपने आप को सेव कर लिया बीच में बैठ के कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो मेरे साथ आ गई थी तो मैं उस चीज को कैसे टेकअप करूंगा। दूसरा, उनके पॉइंट्स को मैंने एक्सटेंड करा, इम्प्रूव करा, और उसको मैंने कंपनी से कनेक्ट करा, जॉब से कनेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और आप बिलीव नहीं करोगे, अपना जो
बैच था, उसके अंदर तकरीबन 10-15 बंदे वो एक बार में ले रहे थे ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसमें से उन्होंने मतलब 4-5 बंदे ही सेलेक्ट करे थे, ठीक है। तो ओके। मतलब मास रिमूवल के अंदर वही हम नहीं आए, हमारा सिलेक्शन हो गया था वहां पे, ठीक है। और मैं आपको अपना बताऊं, जैसे ग्रुप डिस्कशन के अंदर बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मैं कॉन्फिडेंट ग्रुप डिस्कशन के अंदर ज्यादा फील नहीं करता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ जब मेरा इंटरव्यू होता है, क्योंकि वहां पे ना अपना सारी चीज अपने हाथ में है, जो कुछ करना है तुम्हारे हाथ में है, वहां पे कोई बंदा बीच में इंटरप्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर ग्रुप डिस्कशन प्रॉपर हो रहा है, जहाँ पे सब अपनी बात रख रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर आप वेट करोगे कि भाई यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन की नॉर्म्स उनको फॉलो किया जाएगा, तो आप बोल नहीं पाओगे और आपको एलिमिनेट हो जाओगे, आप टाइम खत्म हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। तो हर एक तरह की सिचुएशन के लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। इसके जो की टेक अवेज हैं वो मैं दोबारा बता देता हूँ। जी। बीच में बैठिए, ठीक है, नहीं पता औरों को सुनिए, और सुनने के बाद में 3-4 बंदों की जो थीम नजर आ रही है, आपको टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा, उसको एक्सटेंड कर दीजिए, 2-4 पॉइंटर अपने जोड़ दीजिए, इंप्रूव कर दीजिए। और अपनी जॉब, जिस जॉब के लिए आप वहां पे जा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में उसको अगर आप जोड़ पाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर वह सिनेरियो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सबका समराइज कर दो जितना भी बोल रहे हैं लोग, ठीक है। एटलीस्ट जो वहां पे बैठा होगा, जो ग्रुप डिस्कशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ये लगेगा बंदा बोला और इसने समराइज करा, चलो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके की टेक अवेज थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अच्छा, तो कंपनी का कुछ प्रोफाइल पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 4-5 कंपनी जो शॉर्टलिस्ट करेंगी आपको, तो उनका प्रोफाइल पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। देखो यार रविंद्र, इसमें मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि ऑब्वियसली प्रोफाइल आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल के बेसिस पे आप ये देख पाते हो कि आपकी जो करियर की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, आपका जो करियर का पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि जो फर्स्ट जॉब आपकी होती है बड़ी क्रूशियल होती है, ठीक है। तो अगर आपने कंपनी प्रोफाइल ऐसी ले ली है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए वो जो एक्सपीरियंस है, बाद में जब अपनी प्रोफाइल चेंज करोगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपके लिए जी। अच्छा, इसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन के बाद किस तरीके के इंटरव्यूज आपके हुए फिर उसके बाद? इंटरव्यू के बारे में आपको मैं बताऊं तो इंटरव्यू मेरे 2 राउंड्स हुए थे, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अंदर का अगर मैं बताऊं तो हमारे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे वो इंड एएस के पूछे थे, जबकि मेरा जो कोर्स था, मेरा मैंने फाइनल जो दिया है उसमें भी फाइनल फर्स्ट ग्रुप ओल्ड कोर्स से रहा है, और जो सेकंड ग्रुप रहा है वो मैंने न्यू कोर्स से क्वालिफाई किया है, ठीक है। जी। तो मेरे टाइम में एएस थे, इंड एएस नहीं थे, ठीक है। सो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा इंड एएस के ऊपर, ठीक है, और मैंने उसका आंसर दिया ऑब्वियसली एएस के बेसिस पे। अब वो सेटिस्फाइड है या नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने मेरे से जो पूछी थी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पूछी थी। अगेन उसका भी जो कनेक्शन था वो इंड एएस से का, और मैंने जो पढ़ा था वो मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंडिया। स्टैंडर्ड उसको पढ़ा था मैंने, मतलब उसका जो बेयर जो होता है कॉन्टेक्स्ट, उसको उस तरह से मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने उसका भी उनको आंसर दिया था, ठीक है। और वो जो इंटरव्यूअर थे उनकी बड़ी खास बात थी, वो आपको ना शीट दिए हुए थे, उन्होंने शीट दी हुई थी, और उस शीट के ऊपर वो आपको क्वेश्चंस देख के आंसर आपसे करवा रहे थे, ठीक है। उनके साथ में ओके। ऐसा था। और उन्होंने मेरे रेज्यूमे को देखा, जैसे मैंने गैजेट्स वगैरह सेल करे हैं, मैंने अपने रेज्यूमे के अंदर लिखा हुआ था कि गैजेट्स होते हैं, गिज्मोस होते हैं, मेरे को काफी पसंद है, और मैं इनको काफी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मंगाता रहता हूँ, यूज करता रहता हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन अच्छा है मेरा, और मेरा क्योंकि मतलब जेनपेक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देन ही वाज आस्किंग फॉर सर्टेन टर्म्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इस तरह की चीजें उन्होंने मेरे से पूछी थी। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बट द पिक्यूलियर पॉइंट वाज कि वो इंटरेस्टेड थे डेफिनेशन के अंदर। मैं उनको एग्जांपल्स दे रहा था, समझा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देके, मैंने एलेक्सा का एग्जांपल दिया उनको, ठीक है, और गूगल लेंस का एग्जांपल दिया था। तो मतलब ही वाज आस्किंग फॉर द डेफिनेशन, बट स्टिल मतलब मैंने डेफिनेशन उनको बनाई कि भाई इस तरह से कोई चीज काम करे और आपको ये आउटपुट दे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। तो थोड़ा अजीब था, बट मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा सर मैं आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन तो नहीं बता सकता। ओके। डेफिनेशन क्या है, मेरे को 3 इडियट्स का ना याद आ रहा था वो जो सीन होता है, डेफिनेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज बताई, जो फॉर्म्स आपने कुछ एक यहाँ पे मेंशन करा था, वो फॉर्म क्या आपको दिए गए थे और आपने उसमें खुद ही भरा था, या आप कुछ रिज्यूमे के ऊपर वो फॉर्म्स थे?
जो आप प्लेसमेंट के फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म्स, उसी फॉर्म से आपसे पूछे गए थे क्वेश्चंस को। फॉर्म्स नहीं 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 नहीं, फॉर्म्स के बेसिस पे नहीं होता। फॉर्म का क्या रहता है कि हमारा जो आईसीआई इंस्टीट्यूट है वो प्लेसमेंट के लिए उनकी डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसपे स्टूडेंट्स अपनी डिटेल्स डालते हैं। जी जी जी। उसको सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शेयर किया जाता है जिसके बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कैंडिडेट्स हैं उनको हाँ शॉर्टलिस्ट हाँ, करती है। वो शॉर्टलिस्ट कर उसका लेती है। काम, उसका फॉर्म का काम सिर्फ इतना है, ठीक है। अब जब आप कैंपस के अंदर जाते हो तो आप अपना रेज्यूमे लेके जाते हो, ठीक है। जी। आपको अपना रेज्यूमे लेके जाना है और वो रेज्यूमे के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो कहने का मतलब रिज्यूमे आपको इस तरीके से बनाना है कि जो चीजें आपको आती हैं केवल आपको वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। रविंद्र, मैं ये कहूंगा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मतलब सही अप्रोच यही है कि भाई जो आपको आता है वही लिखिए, उसके अंदर झूठ मत लिखिए, ठीक है। हम्म। बट मैं ये बोलूंगा कि आपको उसके अंदर जो चीजें लिखनी है वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन और उस कंपनी के नेचर से मैच होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको ना जॉब चाहिए, ठीक है। रेज्यूमे आपका चेहरा होता है, मतलब इतने सारे रेज्यूमेज होते हैं यार, मतलब अपने रेज्यूमेज को आप जब तक उसके अंदर वो चीज नहीं डालोगे जिसके बेसिस पे आपको रिक्रूटर को जॉब देनी चाहिए, तो वो जी आपके इंटरव्यू के अंदर इंटरेस्टेड ही क्यों होगा। तो बेशक से नॉलेज लो, इंटरव्यू से पहले पढ़ो, उन चीजों के बारे में लिखो, ठीक है। बट इतना जरूर करो अपने रेज्यूमे के अंदर कि वो टाइम टेकिंग ना हो। सिंगल पेज रेज्यूमे था मेरा, ठीक है। और हम्म। उसके अंदर आपकी जो की अचीवमेंट्स हैं वो सारी हाईलाइट हो जाए। और मेन चीज जो आपको हाईलाइट करनी है वो आपको हाईलाइट ये करना है कि आपने जो कुछ भी उसके अंदर डाला है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, वो कंपनी की उस जॉब से और कंपनी की प्रोफाइल से, कंपनी क्या काम करती है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट डालोगे रेज्यूमे के अंदर, टाइम नहीं है भाई साहब हमारे पास, क्या क्या पढ़े आपके बारे में, कौन जानना चाहता है इतना, ठीक है। बिल्कुल रिक्रूटर बिल्कुल बिल्कुल। मेन में की पॉइंटर्स, हाइलाइटर्स, अच्छा कंपनी से मैच हो रहा है, जॉब से मैच हो रहा है, ठीक है, इस बंदे को बुलाते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो करना चाहता है। हेडलाइन काफी अच्छी होनी चाहिए, कहने का मतलब रिज्यूमे का हाँ जो हेडलाइन है। हाँ, जी। रेज्यूमे सिंगल पेज रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। और उसके अंदर जो भी आप ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटरेस्ट लिख रहे हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन से और कंपनी के नेचर से मैच होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैसे स्टूडियो में काफी कुछ हमें सीखने को मिला। वैसे ये पार्ट 1 है, कुछ और भी 2-3 पार्ट्स हम लेके आएंगे, तो व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी पार्ट्स आप जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड इट वाज माय सो मच प्लेजर टू हैव यू ऑन माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सेम हियर रविंद्र यार, सेम हियर। थैंक यू।